रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर इम्पल्स, ठीक है ना। अब इस इम्पल्स के अंदर अब क्या क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। इम्पल्स होता क्या है, किसको बोलते हैं इम्पल्स? तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, जैसे मान लो ये बॉल कोई आकर के ग्राउंड पर, मान लो मैंने इस जगह से बॉल को छोड़ा, ये बॉल आई और ग्राउंड से इधर टकराने वाली है। टकराने पर इस बॉल के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए होता क्या, जब ये बॉल यूं आकर के टकराती है ग्राउंड से, तो टकराने पर पहले ये यूं करके डिफॉर्म होती है, डिफॉर्म होकर के फिर ये रिफॉर्म होती है और फिर बाउंस करती है। तो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन ये प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। तो इस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इस पे एक लार्ज फोर्स एक्ट करती है जो इसके लीनियर मोमेंटम को अचानक से चेंज करा देती है। तो इस अचानक से चेंज होने वाले लीनियर मोमेंटम को हम नाम देते हैं इम्पल्स। तो अब मैं इसको डिफाइन करूंगा। तो मान लो ये बॉल आकर के जमीन से टकरा रही है, टकराते वक्त इसकी स्पीड यू है। अब यहां से ये बॉल बाउंस बैक हुई और v स्पीड से ये बॉल ऊपर की तरफ उछली और अपनी मैक्सिमम हाइट पर गई। तो अब इम्पल्स को कैसे डिफाइन करेंगे? तो इम्पल्स होता है सडनली चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम ड्यू टू लार्ज फोर्स, सच लार्ज फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। तो इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो सडनली मतलब अचानक से चेंज होने वाले लीनियर मोमेंटम को इम्पल्स कहते हैं। And force responsible for this sudden change in linear momentum is called impulsive force। तो ये जो अचानक से लीनियर मोमेंटम चेंज होता है उसको तो इम्पल्स कहते हैं, बट जिस फोर्स की वजह से चेंज होता है उस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स को अगर आप देखोगे टाइम के साथ साथ, तो इस इम्पल्सिव फोर्स का नेचर ऐसा रहता है, पहले ये इम्पल्सिव फोर्स शुरू में जीरो रहती है। जैसे ही बॉडी कांटेक्ट में आती है, डिफॉर्मेशन स्टार्ट होता है, इम्पल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता चला जाता है और इस पॉइंट पर जहां डिफॉर्मेशन मैक्सिमम होता है, इम्पल्सिव फोर्स अपनी पीक वैल्यू पर लगती है। फिर जैसे जैसे बॉडी रिफॉर्म होना शुरू होती है, इम्पल्सिव फोर्स धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है और वापस से ये जीरो हो जाती है। तो अचानक से फोर्स का बढ़ना और फिर कम हो जाना, ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो, इस दौरान जो ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, जो बॉडी के ऊपर लग रही है, बढ़ रही है और फिर दोबारा से नॉर्मल हो जा रही है, इस फोर्स को बोलते हैं इम्पल्सिव फोर्स। और इस फोर्स को अगर आप डिफाइन करोगे इम्पल्सिव को, तो F इम्पल्सिव हो जाएगा dp बाई dt। जहां से हम dp को अगर कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा F इम्पल्सिव इंटू dt, और इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं फॉर दिस ड्यूरेशन, जहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और जहां रिफॉर्मेशन खत्म हुआ। तो ये कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का अंतर रहा। तो हम इसको जीरो से लेकर के t नॉट, यानी t नॉट वो जगह है जहां से जहां तक कोलिजन लास्ट किया, या जहां से जहां तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में रहे, या जहां से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ और जहां रिफॉर्मेशन खत्म हुआ। तो जीरो से लेकर के t नॉट तक अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहां मिलेगा हमें पी आई से लेकर के पी एफ तक। लेफ्ट साइड पर तो ये हो जाएगा पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, और राइट साइड पर आ जाएगा इंटीग्रल एफ आई डी टी फ्रॉम जीरो से लेकर के टी नॉट तक। और इस इंटीग्रल एफ आई डी टी को हम बोलेंगे एरिया ऑफ एफ आई टी ग्राफ। अब मैं नेक्स्ट पेज पर इसको ले चल रहा हूं, वहां आपको और ज्यादा अच्छा क्लियर करता हूं। तो कुल मिलाकर के इम्पल्स हुआ चेंज इन लीनियर मोमेंटम, पर अचानक से चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जहां पी फाइनल कोई साधारण फाइनल मोमेंटम नहीं है, ये है फाइनल मोमेंटम जस्ट आफ्टर इम्पल्स। मतलब ये वो मोमेंट है जहां कोलिजन बस खत्म हुआ, तो इस वक्त का जो फाइनल मोमेंटम है वो ये इंडिकेट कर रहा है, जस्ट आफ्टर इम्पल्स। और पी आई हो गया इनिशियल मोमेंटम जस्ट बिफोर इम्पल्स। मतलब ये बॉल यहां आ रही है, ये नहीं मोमेंटम चाहिए, जस्ट बिफोर, जहां से डिफॉर्मेशन बस स्टार्ट होने वाला है, तो ये हुआ पी आई, और टकराने के जस्ट बाद हो गया वो हो गया पी एफ। तो पी आई और पी एफ बड़े संभाल करके हमें चलाने, ये एक जस्ट बिफोर और एक जस्ट आफ्टर है। और ये इक्वेशन अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो ये आई थी इंटीग्रल एफ आई डी टी, और इसको हम इंटीग्रेट करेंगे जीरो से लेकर के टी नॉट, वेयर, अब मैं टी नॉट को डिफाइन कर रहा हूं, वेयर टी नॉट is duration during which deformation and reformation occurs।
ये वो ड्यूरेशन है जितनी देर के लिए डिफॉर्मेशन रिफॉर्मेशन अकर किया, और ये फर्दर हो गया एरिया ऑफ FIT ग्राफ। तो कुल मिलाकर के ये हमारा इंपल्स का बेसिक कंसेप्ट रहा। तो इंपल्स कहां पर आएगा? जब जब अचानक से मोमेंटम चेंज करेगा, टकराने पर, किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर, या कोई ऑब्जेक्ट अचानक से गिर पड़ा, या कोई चीज अचानक से टूट गई, तो अचानक से जो भी चीज होगी उस जगह पर जो भी मोमेंटम का चेंज होता है उसको बोलते हैं इंपल्स। अब इंपल्स एक फैक्टर क्वांटिटी होती है, तो हमें पूरा इसे फैक्टर फॉर्म में लिखना पड़ता है, यहाँ पर FIDT, और इस इंपल्स को डिनोट करने के लिए हम सिंबल J इस्तेमाल करते हैं, और ये भी एक फैक्टर क्वांटिटी है। फैक्टर का यूज हमें तब करना पड़ेगा जब एक से ज्यादा एक्सेस होगी, अदरवाइज हम सिंगल एक्सेस पर काम चला सकते हैं। जैसे अब सबसे पहले हम लोग इसके डिफरेंट केसेस देखने जा रहे हैं। सबसे पहला केस, कोलिजन ऑफ बॉल विद ग्राउंड। तो बॉल ग्राउंड से टकराने वाली है और हम इस प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से छोड़ा, ये करके, अच्छा H1 हाइट से छोड़ा, ये जाकर के जमीन से टकराने वाला है, और ये आप थर्ड इक्वेशन से स्पी की वैल्यू निकाल लोगे, वो हो जाएगी √2gh1। तो ये H1 इसीलिए दिया जाता है ताकि आप टकराने से जस्ट पहले की स्पीड कैलकुलेट कर लो। अब टकराने के जस्ट बाद ये बॉल बाउंस बैक हुई v2 की स्पीड से, और मैक्सिमम हाइट H2 तक ये राइज करी। अब H2 की हाइट तक राइज करी है, तो इस v2 की वैल्यू हो जाएगी √2gh2। ये भी आप थर्ड इक्वेशन से लिख सकते हो। तो कुल मिलाकर के H1 और H2 इसलिए, हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का लास्ट लेक्चर, इंपल्स। ठीक है ना। अब इस इंपल्स के अंदर अब क्या क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। इंपल्स होता क्या है, किसको बोलते हैं इंपल्स? तो जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है, जैसे मान लो ये बॉल कोई आकर के ग्राउंड पर, मान लो मैंने इस जगह से बॉल को छोड़ा, ये बॉल आई और ग्राउंड से इधर टकराने वाली है। टकराने पर इस बॉल के ऊपर थोड़ी सी देर के लिए होता क्या, जब ये बॉल यूं आकर के टकराती है ग्राउंड से, तो टकराने पर पहले ये यूं करके डिफॉर्म होती है, डिफॉर्म होकर के फिर ये रिफॉर्म होती है और फिर बाउंस करती है। तो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन ये प्रोसेस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाता है। तो इस फ्रैक्शन ऑफ एवरेज इंपल्सिव फोर्स मतलब इस ड्यूरेशन के दौरान लगने वाला एवरेज इंपल्सिव फोर्स। तो अगर कोई आपसे एवरेज इंपल्सिव फोर्स पूछता है, तो इस एवरेज इंपल्सिव फोर्स को कैलकुलेट करने का तरीका है, F average is equals to impulse डिवाइडेड बाय T नॉट, या फिर ऐसे बोलो डेल्टा P डिवाइडेड बाय डेल्टा T। डेल्टा P हो गया उस प्रोसेस के दौरान लगने वाला इंपल्स, और डेल्टा T हो गया जिस ड्यूरेशन के दौरान वो लग रहा है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं एवरेज इंपल्सिव फोर्स। अब जरा चेक करना, इस एवरेज इंपल्सिव फोर्स को निकालने के लिए मैं एक दो एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे एक बॉल को 45 सेंटीमीटर की हाइट से ड्रॉप किया गया और ये बाउंस हुई 20 सेंटीमीटर की हाइट तक। बॉल का मास आपको गिवन है 100 ग्राम, ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन आपको गिवन है 0.1 सेकंड, और हमें कैलकुलेट करनी है दो चीजें। पहला इंपल्स मतलब अचानक से चेंज होने वाला लीनियर मोमेंटम, दूसरा एवरेज इंपल्सिव फोर्स। चलो स्टार्ट करते हैं। अब पहली चीज इंपल्स निकाल, बट उससे भी पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टकराने से जस्ट पहले और टकराने से जस्ट बाद की वेलोसिटी सही होंगी, यानी हमें v1 निकालना पड़ेगा और v2 निकालना पड़ेगा। तो पहले हम v1 और v2 ही निकाल लेते हैं। v1 का फॉर्मूला हो गया √2gh1। सारी चीजें सही से पुट करना SI सिस्टम के अंदर। √2 g की जगह मेरे पास आ गया 10, h1 हो गई ये हाइट 45 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करके डालोगे तो 0.45, तो ये √9 आ गया। √9 अगर सॉल्व करोगे तो ये 3 मीटर पर सेकंड आ गया। तो v1 यानी वो स्पीड जिससे बॉल टकराने वाली थी वो है 3 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम v2 कैलकुलेट करें तो v2 कैलकुलेट करने का तरीका हो गया √2gh2। सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया √2, g की जगह 10 और h2 की जगह आ गया 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.2, तो ये बचा √4। आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। तो बॉल आई 3 मीटर पर सेकंड से टकराई और 2 मीटर पर सेकंड से उछल गई, और कितनी देर तक कोलिजन लास्ट किया, 0.1 सेकंड। अब हम सबसे पहले इंपल्स निकालते हैं। तो इंपल्स हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, यानी m टाइम्स v2 प्लस v1। ये मैंने डायरेक्ट यूज कर लिया। मास आपको दे रखा था 100 ग्राम, केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 0.1। v1 प्लस v2 आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 5। आंसर आ गया 0.5, और यूनिट होता है इंपल्स का न्यूटन सेकंड। अब हम निकालने जा रहे हैं दूसरी स्टेप में एवरेज इंपल्सिव फोर्स। इस एवरेज इंपल्सिव फोर्स का निकालने का तरीका हो गया इंपल्स डिवाइडेड बाय वो ड्यूरेशन जितनी देर के लिए वो लग रहा है। इंपल्स हो गया 0.5 न्यूटन सेकंड और ड्यूरेशन हो गया 0.1 सेकंड। कैंसिल किया, आंसर आ गया 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का एवरेज इंपल्सिव फोर्स इस बॉल के ऊपर एक्ट कर रहा है, जिसने इसके मोमेंटम को 3 से 2 तक चेंज कर दिया, स्पीड को 3 से 2 तक चेंज कर दिया और इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। तो ये था एक छोटा सा प्रॉब्लम जो इंपल्स के ऊपर हमने किया। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं।
और नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल से पहले नेक्स्ट केस लेते हैं, इसको बोलते हैं ऑब्लिक कोलिजन। ऑब्लिक कोलिजन से भी पहले चलो मैं आपको बताता हूं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। हालांकि ये थोड़ा सा कोलिजन आ गया बट अब ठीक है, थोड़ा सा आप सीखो इसको, अच्छा ही लगेगा। तो परफेक्टली इलास्टिक, अब परफेक्टली इलास्टिक पहले होता क्या, बॉडी आई, टकराई, टकराने पर डिफॉर्मेशन हुआ, डिफॉर्मेशन में एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुई, कोई लॉस नहीं हुआ, फिर यही पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और बॉडी ऊपर उछल गई। मतलब वो कोलिजन जिसमें कोई लॉस इन एनर्जी ना हो, ऐसे कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब इस कोलिजन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि बॉल को जिस हाइट से छोड़ा जाता है, बॉल वापस उसी हाइट तक बाउंस बैक करके जाती है, क्योंकि कोई लॉस इन एनर्जी इसमें नहीं होता। तो अगर h हाइट से छोड़ी गई बॉल h हाइट तक ही बाउंस बैक करके जाए तो ऐसे कोलिजन को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। अब मान लो बॉल आकर के टकरा रही है v से और वापस उछल के जा रही है v से। अब अगर आप इंपल्स कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा m टाइम्स v प्लस v यानी 2v, यानी इंपल्स का वैल्यू आ जाएगा 2mv। और एवरेज इंपल्स से फोर्स निकालोगे तो इस एवरेज इंपल्स से फोर्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, और जिसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 2mv बाई डेल्टा टी। तो इस टाइप के कोलिजन को हम बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जिसमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता। सिमिलरली अगला प्रोसेस लेते हैं, थर्ड स्टेप, ऑब्लिक कोलिजन, ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन। अब ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है ऑब्लिक इलास्टिक कोलिजन में बॉल आई, टकराई और यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, पर अब जो बॉल आ रही है वो आ तो v स्पीड से रही है थीटा एंगल पर जा भी वो v स्पीड से ही रही है और थीटा एंगल पर। तो आप देख रहे हो कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हो रहा, जिस स्पीड से आ रही है उसी स्पीड पर थोड़ा सा ऑब्लिकली यानी नॉर्मल वाली लाइन से थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रही है। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। अब हमें इंपल्स निकालना है, तो इसके लिए हमें कंपोनेंट करने पड़ेंगे मोमेंटम के, इनिशियल और फाइनल के। तो मैं करके दिखाता हूं, तो देखना। तो अगर मैं यहाँ पर मोमेंटम के कंपोनेंट करूं तो कंपोनेंट करने के लिए मेरे को एक्सेस चाहिए होंगी, ये रही हमारी दोनों एक्सेस। अब एंगल हमें वर्टिकल से पता है तो इधर का एंगल भी मेरे पास थीटा हो गया, ये v को मैं इधर से हटा करके थोड़ा इधर शिफ्ट कर दे रहा हूं। तो अब अगर मैं इधर की तरफ mv का कंपोनेंट करूं नीचे की तरफ, तो ये गया mv cos थीटा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आ गया mv sin थीटा। सिमिलरली यहां पर अगर मैं कंपोनेंट करूं तो ये वर्टिकल से एंगल थीटा है, तो इधर साइड का कंपोनेंट वही आ गया mv cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट आ गया mv sin थीटा। अब चेक करो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इंपल्स नहीं लगा। तो इंपल्स सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में लग रहा है। यानी इस सिचुएशन के अंदर अगर मैं लैंग्वेज लिखूं तो इंपल्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस। और इंपल्स को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये इंपल्स हो गया फाइनल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस माइनस इनिशियल मोमेंटम अलोंग y एक्सिस, क्योंकि x वाला पार्ट तो कैंसिल आउट हो गया। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो p फाइनल y हो गया mv cos थीटा, p इनिशियल हो गया माइनस mv cos थीटा, तो ओवरऑल रिजल्ट आ गया 2mv cos थीटा। और ये कौन सी एक्सिस की तरफ है, y एक्सिस, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस है। एवरेज इंपल्स से फोर्स निकालोगे तो एवरेज इंपल्स से फोर्स का वैल्यू वही सेम प्रोसेस लगाना, इंपल्स से फोर्स, तो इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय वो ड्यूरेशन जितनी देर के लिए कोलिजन हुआ। तो आई थिंक इतने प्रोसेस में अब आपको इंपल्स कैसे कैलकुलेट करना वो समझ आ गया होगा। हम एक काम करते हैं, प्रॉब्लम उठाते हैं और इस प्रॉब्लम से समझते हैं कि आप कितना सीख पाए। जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, कहता है एक बॉल आती है, टकराती है और इधर चली जाती है। ये बॉल 37 डिग्री पर आ रही है एंड 37 डिग्री पर ही जा रही है। इस बॉल का स्पीड इधर की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड है आते वक्त भी, और 10 मीटर पर सेकेंड है जाते वक्त भी। मास ऑफ बॉल इज 100 ग्राम, तो मास ऑफ बॉल इज 100 ग्राम और हमें कैलकुलेट करना है इंपल्स। तो मेरे ख्याल से आराम से आप कर लोगे। तो ऑब्लिक कोलिजन है, आप चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। तो इंपल्स का फॉर्मूला मेरे पास डायरेक्ट आ गया और ये फॉर्मूला आ गया 2mv cos थीटा। थीटा नॉर्मल लाइन से होना चाहिए, ध्यान रखना, पता चले आपने सीधे थीटा लगा दिया और थीटा उसने हॉरिजॉन्टल से दे रखा है। आपको चाहिए कहां से, नॉर्मल से। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस का काम कर रहा है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का। मास हो गया 0.1, स्पीड हो गई 10 और cos 37 हो गया हमारे पास 4/5। सिंप्लीफाई करोगे तो ये तो 1 हो गया, दैट मींस आंसर आ गया 8/5 और यूनिट इसका न्यूटन सेकंड। तो ये कुल मिला करके इंपल्स और एवरेज इंपल्स से फोर्स के बेसिक कंसेप्ट थे। अब इसमें हम ग्राफ में आते हैं। ग्राफ के भी कई सारे प्रॉब्लम मिलते हैं। अब कैसे मिलते हैं वो सुनो। जैसे मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं। पहला एग्जांपल ये रहा, कहता है ये ft ग्राफ है और इस दौरान बॉडी पर लगने वाला इंपल्स कैलकुलेट करना है। डाटा इस तरीके से, यहां फोर्स है 100 न्यूटन की, ये t = 0,
ये t इज इक्वल्स टू 0.1 सेकेंड, ये t इज इक्वल्स टू 0.2 सेकेंड। स्टेटमेंट ये है, कहता है एज शोन इन डायग्राम impulsive force acts on particle at rest. Calculate final velocity at 0.2 second given mass is 100 ग्राम। चलो अब इससे निपटते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमें चाहिए फाइनल वेलोसिटी यानी फाइनल मोमेंटम चाहिए। इनिशियली बॉल रेस्ट पर थी, तो पहले हम इसका एरिया देखते हैं। तो इस ग्राफ का एरिया ये हो गया फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। एरिया निकालने के लिए हम अपना वही बेसिक तरीका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इस्तेमाल करेंगे। ट्रायंगल का एरिया तो हाफ, बेस की जगह आ गया 0.2, हाइट की जगह आ गई 100, फाइनल मोमेंटम हो गया mu या mv और इनिशियली बॉल रेस्ट पर था। सिंप्लीफाई करते हैं तो इधर बचा 10, मास बेटा अपने पास 0.1 इंटू में v, यहाँ से v की वैल्यू आ गई और आंसर आ गया 100 मीटर पर सेकेंड। तो ये इसका फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आया और कितनी आसानी से हमने ग्राफ से कैलकुलेट कर लिया। एक और दिखाता हूँ। तो ग्राफ का एक और एग्जाम्पल आप देखो, ये एग्जाम्पल इस तरीके से है, कहता है फोर्स एक्ट कर रही है एज शोन इन डायग्राम, और ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये सेमी सर्कल है, ये 0 है, ये t0 है, ये 2t0 है, और जो फोर्स लग रही है उसका वैल्यू f0 है। कहता है एज शोन इन डायग्राम फोर्स एक्ट या इंपल्सिव फोर्स acts on particle of mass m initially at rest. Find final velocity after impulse. तो अब सेम तरीका जो हम लोग इसमें यूज करेंगे, पहले हमें ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा। अब आपको सर सेमी सर्कल के एरिया हम क्या आराम से जानते हैं, बचपन से जानते हैं हम लोग, तो जानते तो भाई, पर यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एरिया सेमी सर्कल या सर्कल के एरिया में पाई आर स्क्वायर कभी मत इस्तेमाल करना, नहीं तो यूनिट एंड डायमेंशन सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो आप सेमी सर्कल या सर्कल के एरिया को पाई r1 इंटू r2 से सॉल्व करना, जहाँ r1 एक बार x एक्सिस से और एक बार y एक्सिस से लेना, ये जरूर आप ध्यान रखना। तो मैं इसको r1 r2 की जगह rx और ry ही कर दे रहा हूँ, साफ लिख दे रहा हूँ पाई rx ry, ये तरीका यूज करेंगे। तो ये हो गया रेडियस फ्रॉम y एक्सिस f0 के बराबर, ये हो गया रेडियस फ्रॉम x एक्सिस t0 के बराबर। अब इस ग्राफ का एरिया, वो एरिया हो गया p फाइनल माइनस p इनिशियल, एरिया की वैल्यू हो गई पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, जिसको मैं लिख रहा हूँ rx ry बाय 2। फाइनल मोमेंटम हो गया m इंटू v, इनिशियली बॉल रेस्ट पर था। अब डाटा पुट कर देते हैं, पाई rx की जगह आ गया f0, ry की जगह आ गया t0 बाय 2, साथ में नीचे आ गया m इज इक्वल्स टू हो गया v। ये इस पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी आ गई। अब इसमें कुछ और छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे बुलेट और प्लेट प्रॉब्लम। अब ये बुलेट और प्लेट प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आसानी से आप इसको उड़ा दोगे। और ये प्रॉब्लम इस तरीके से है, कहता है ये एक प्लेट है जिसका मास m है, कहते हैं यहाँ से बुलेट फायर करेगी स्मॉल m मास की, v स्पीड से टकरा करके बाउंस बैक हो गई सेम स्पीड से। ये लिखा मिलेगा, अगर सेम स्पीड नहीं है, रुक गई जा करके या धस गई जा करके, फाइनल 0 हो गया, तो फिर रिजल्ट चेंज कर जाएगा। कहते हैं ये बुलेट टकरा करके वापस आ जाती है। कहता अब ये प्लेट हवा में लटक जाती है। अब हवा में कैसे लटकती है भाई, बुलेट टकराएगी, इससे फोर्स लगेगी, वही इसको बैलेंस करेगी। तो मैं लैंग्वेज लिख रहा हूँ, इफ प्लेट स्टेज इन इक्विलिब्रियम देन फाइंड आउट force exerted by bullet on plate या bullets on plate given small n number are fired elastically per second। अब ये लिख दिया ना इलास्टिकली, इसका मतलब टकराएगी और वापस उसी से लौटेगी। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंपल्स निकालते हैं, तो वो हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, वैल्यू में डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2mv। अब हम एवरेज इंपल्सिव फोर्स निकालते हैं बुलेट के द्वारा लगने वाली, वो हो गई डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, यानी 2mv बाय डेल्टा टी। अब थर्ड स्टेप, ये एक बुलेट की वजह से है, ऐसी n बुलेट्स, तो कैपिटल N नंबर ऑफ बुलेट्स, टोटल बुलेट्स मान लो फायर करी जा रही है, तो टोटल फोर्स
आ गई n 2mv बाय डेल्टा टी। अब इसमें n बाय डेल्टा टी को नंबर ऑफ बुलेट्स पर यूनिट टाइम को हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं और ये रिप्रेजेंट करता है बुलेट्स पर सेकंड। ये पर सेकंड में ही रहना चाहिए, पर मिनट में नहीं तो यूनिट न्यूटन में नहीं आएगा। अगर पर मिनट में है तो कन्वर्ट कर लो 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में। तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय बुलेट स्मॉल n 2mv आ गया। ये 2 तब आ रहा है जब इलास्टिक है। अगर फाइनली बुलेट धंस जाती, लौटती नहीं, तो फाइनल मोमेंटम इसमें 0 हो जाता, आंसर सिर्फ इसमें mv बचता। ठीक है ना। तो ये बुलेट की वजह से लगने वाली फोर्स आई। अब ये फोर्स कर क्या रही है, कहां की तरफ लग रही है? ये फोर्स लग रही है प्लेट पर ऊपर की तरफ और इस फोर्स ने प्लेट के वेट को बैलेंस कर रखा है अगर प्लेट इक्विलिब्रियम में है। तो हम इस फोर्स को 2nmv की फोर्स को बैलेंस कर देंगे प्लेट के वेट से और यहां से किसी भी अननोन को हम ऑब्टेन कर सकते हैं। ये होता है बुलेट प्लेट प्रॉब्लम। अब जैसे तो चलो जो एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड टुवर्ड्स अ प्लेट सच दैट इट कोलाइड्स विद प्लेट ऑफ मास 1 kg। तो प्लेट का मास हमें 1 kg दे रखा है और कोलिजन आगे दे रखा है इलास्टिकली। इफ स्पीड ऑफ बुलेट इज 50 मीटर पर सेकंड, फाइंड आउट नंबर ऑफ बुलेट रिक्वायर्ड टू होल्ड प्लेट इन इक्विलिब्रियम। पहले हम डायग्राम बनाते हैं। तो ये प्लेट दे रखी है जिसका मास हमें 1 kg दे रखा है और यहां से 10 ग्राम एक बुलेट का मास दे रखा है जिसको फायर किया जा रहा है 50 मीटर पर सेकंड से और इलास्टिकली टकरा करके लौटती है। अब हमें पता करना है कितनी बुलेट पर सेकंड फायर करी जाए सच दैट प्लेट इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो डायरेक्ट लगा दो। तो बुलेट के द्वारा लगाई गई फोर्स प्लेट के वेट के बराबर हो गई। बुलेट की फोर्स हो गई 2nmv और प्लेट का वेट हो गया कैपिटल mg। सिंप्लीफाई करते हैं तो 2n मास बुलेट का केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं, 0.01 हो गया। स्पीड 50 हो गई। मास प्लेट का 1 है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं केजी के अंदर, वो ऑलरेडी केजी में। तो n का वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 50 × 2, यहाँ से आंसर आ गया 10। तो ऐसी 10 बुलेट पर सेकंड जब हम फायर करेंगे तो जाकर के ये प्लेट इक्विलिब्रियम में आएगी। तो ये था आपका इंपल्स का लेक्चर। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल बनते हैं। जैसे एक बॉल को कैच किया जाए तो इस तरीके से कैच करें तो कम चोट लगती है, अचानक ऐसे कैच कर लें तो ज्यादा चोट लगती है। कारण जब ऐसे कैच कर रहे हो तो भी आप उसके मोमेंटम को 0 बना रहे हो। इनिशियल तो mv है, फाइनल 0 है, बट इसमें आप टाइम ज्यादा दे रहे हो, है ना। और जब आप सडनली कैच कर रहे हो तो भी मोमेंटम 0 बना रहे हो पर टाइम कम दे रहे हो। तो एवरेज इंपल्सिव फोर्स हो गया डेल्टा p बाय डेल्टा t। तो इसमें फोर्स डेल्टा t के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। जिसमें टाइम ज्यादा दे रहे हो उसमें चोट कम लगेगी क्योंकि फोर्स कम लगेगी। अचानक से आप कैच कर रहे हो तो ऑल ऑफ सडन आप मोमेंटम को चेंज कर आ रहे हो बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर, इसलिए फोर्स उसमें ज्यादा लगेगी। और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई पर्सन कंक्रीट के फ्लोर पर कूदा तो ज्यादा चोट लगेगी, वो तो आसान है यार, हाथ पांव टूट जाएंगे कंक्रीट के फ्लोर पर तो। और मिट्टी के फ्लोर पर कूदा तो चोट कम लगेगी, कारण कि उसमें चेंज इन मोमेंटम के लिए ज्यादा टाइम है तो फोर्स कम है। और कंक्रीट के फ्लोर के ऊपर कम टाइम है तो फोर्स ज्यादा लगेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे कंसेप्चुअल है जिनको आप अपने हिसाब से बुक की थ्योरी के अंदर से पढ़ सकते हो। तो ये लॉज ऑफ मोशन यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा फ्रिक्शन, और मजेदार और इंटरेस्टिंग फिजिक्स बढ़िया होती चली जाएगी। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। थैंक यू सो मच।